Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are studying hard and thinking harder and questioning everything. आज हमारा बेटा वर्क पावर एनर्जी का थर्ड लेक्चर है एंड आज हम फोर्सेस को एक नए एंगल से देखेंगे। जैसे बेटा पिछले चैप्टर में जब हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था तो हमने फोर्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड फील्ड फोर्सेस। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। फील्ड फोर्सेस एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया था इनको? फील्ड फोर्सेस एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस को कॉन्टैक्ट के बेसिस पे। ऐसी फोर्सेस जो कॉन्टैक्ट के बिना एक्ट नहीं कर सकती तो उसको हम बोलते हैं बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल क्या थे इसके? टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ये सब फोर्सेस बिना कॉन्टैक्ट के एक्ट नहीं कर सकती हैं। फील्ड फोर्सेस क्या होती हैं बेटा? इनको एक्ट करने के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारी फोर्सेस बेटा फील्ड फोर्सेस हैं। इनमें आपको फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो अर्थ इस मार्कर को कितनी ऊपर से पुल कर रही है बिना फिजिकल कांटेक्ट के। लेकिन बेटा ये टेंशन, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन ये तभी एक्ट करेंगी जब फिजिकल कांटेक्ट होगा। तो ये एक तरह से हमने कांटेक्ट के बेसिस पे फोर्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब क्योंकि हम वर्क पावर एनर्जी चैप्टर कर रहे हैं तो वर्क के बेसिस पर हम फोर्सेस को डिवाइड करने वाले हैं। लेट अस सी कैसे डिवाइड करेंगे। तो वर्क के बेसिस पर हमने जो उसको डिवाइड किया है वो है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसा कि नाम में ही आप देख सकते हो इसमें कंजर्वेटिव आ रहा है। कंजर्वेटिव का मतलब कुछ ना कुछ इसमें कंजर्वेशन से रिलेटेड होगा। बिल्कुल ठीक आपने सोचा। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। अभी मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि ये नाम कहां से आया है। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? जब सिर्फ सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्सेस ही हों तो जो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम है वो कंजर्व्ड रहती है। कंजर्व्ड का मतलब कांस्टेंट रहती है। एंड सर मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? हमने ये नहीं पढ़ा, बिल्कुल अभी आपने नहीं पढ़ा इस वक्त। मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल। ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टोटल को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व हों तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। इसीलिए यहां से नाम आया है कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आ जाएं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम डिसिपेटिव फोर्सेस भी बोलते हैं। नॉन कंजर्वेटिव और डिसिपेटिव। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आ जाती हैं बेटा तो उस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती, कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता है। तो दैट इज व्हाई दे आर डिफरेंट। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं बेटा, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। एज ए टोल्ड यू, क्योंकि ये वर्क पावर एनर्जी में है तो इसको वर्क से रिलेट करके डिफाइन किया गया है। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? These are the forces such that work done by them
just depends upon the initial position and final position of the object. Final position of the object and not on the path taken by the object. यानी कि बेटा जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगी तो जो वर्क हुआ है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे, रास्ता मैटर नहीं करता। यानी कि कहाँ से कहाँ ऑब्जेक्ट गया है, कैसे गया है, ये मैटर नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मैटर करता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये पोजीशन 1 है, ऑब्जेक्ट यहाँ से पोजीशन 2 पे चला गया, मान लो ये रास्ता फर्स्ट हो गया, मान लो ये रास्ता दिस इज path 1, this is path 2, suppose this is another zigzag path 3। तो जैसे भी ऑब्जेक्ट 1 से 2 जैसे भी जाए, जो वर्क डन है, चाहे फर्स्ट केस है, चाहे सेकंड केस है और चाहे थर्ड केस है, तीनों केसेस में वर्क डन जो है वो सेम आने वाला है अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगी। ये रास्ता मैटर नहीं करता। कोई सोच सकता है सर ये तो शायद ऑब्वियस है, बेटा हम बहुत सारी चीज़ों को वैसे ही ऑब्वियस मान लेते हैं बिना सोचे। सर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वर्क डन सेम होना चाहिए। नो बेटा, इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दिस। इतना सिंपल नहीं है। अभी हम जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, राइट? क्योंकि फॉर्मूले से ही कई बच्चों को लगता है सर ये तो ठीक है, एफ वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तीनों केसेस में सेम है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो वर्क डन सेम होना चाहिए। द आंसर इज नो, ये रीजन नहीं है, राइट? अभी हम प्रूव करेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स जब वो वर्क करती है तो सिर्फ जो वर्क डन है आपका वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जो रास्ता चूज किया गया है, जो पाथ है, जो पाथ टेकन है, वो डिपेंड नहीं करता। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है बेटा, और ये आपको आगे वाले चैप्टर्स में समझ आएगा और +2 में तो काफ़ी अच्छे से समझ आएगा कि कई बार हमें वो क्या करते हैं, सबसे आसान रास्ता कौन सा है, ये देखो शॉर्टकट। वो हमें बोलेंगे ऑब्जेक्ट को ऐसे लेके जाया गया है या फिर ऐसे घुमा के लेके गए हैं, तो उस केस में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, लेकिन बेटा वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, और वो फोर्स कैसी होगी, ऑफ कोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगी। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है तो रास्ता मैटर करता ही नहीं है, एज लॉन्ग एज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। तो हम देखेंगे कि भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है, तो यानी कि रास्ता मैटर नहीं करता। तो हम सबसे आसान जो रास्ता होगा, जो सबसे इजी मेथड होगा, उसका वर्क डन निकाल लेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट का ये वाला वर्क डन निकाल लेंगे एंड उसके बाद लिख देंगे कि भाई क्योंकि फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नेचर की है, सो वर्क डन शुड नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। सो ये इसका एडवांटेज होता है। सो बेटा ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं हम, और भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। एक तो डेफिनेशन ही इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। पहली प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस only depends upon initial and final position, not on path taken। ये बेटा पहला पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट, वर्क डन in a closed path is 0। यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ इज 0। बेटा ये भी आपको ऑब्वियस लगेगा। ये कह रहे हैं कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ फर्स्ट से और ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया एंड वापस यहीं आ गया,
तो वर्क डन जो है अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो जीरो होगा। तो इसको बच्चे बोलते हैं सर वर्क डन एफ डॉट एस होता है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन तो हर किसी का जीरो होगा। बट ऐसा नहीं होने वाला, ये हम अभी करेंगे जब हम इसको आगे प्रूव करेंगे कि वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। यानी कि अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर जाती है तो उस केस में जो भी कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन किया है वो जीरो आएगा, राइट। यानी कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि कुछ रास्ते कुछ पाथ तक जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो पॉजिटिव वर्क करेगी और कुछ पाथ पे कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो नेगेटिव वर्क करेगी, तो उनका टोटल जो है वो जीरो आएगा। जबकि नॉन कंजर्वेटिव के केसेस में ऐसा नहीं होने वाला, ये हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। सो वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, मतलब ऑलवेज जीरो, नो एक्सेप्शंस, राइट। हम इसको लिख भी सकते हैं, हम ऐसे गए और उसके बाद वापस अगर यहां आ गए, तो अगर हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है और फोर्स किसकी बात कर रहे हैं हम, कंजर्वेटिव फोर्स की वर्क की बात कर रहे हैं, तो उसका वर्क डन हमेशा जीरो आएगा। यहां एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं बेटा, ध्यान से समझना। वैसे तो मैं हर लेक्चर में बोलता हूं कि बहुत ध्यान से समझना होता है बेटा। साइंस के अंदर हर वर्ड मैटर करता है, हर एक छोटी छोटी चीज मैटर करती है। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट को हम यहां से ऐसे लेके गए, वापस यहां आ गए, और मान लो उसके ऊपर 2 या 3 फोर्सेस एक्ट कर रही थी, तो बेटा जो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी उन सब का वर्क डन इंडिविजुअली जीरो होगा। यानी कि अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में भी हमने काफ़ी क्वेश्चन किए थे जिसमें एक ऑब्जेक्ट पे साइमल्टेनियसली काफ़ी फोर्सेस एक्ट कर रही थी, तो उनका सबका हमने अलग अलग वर्क कैलकुलेट किया था, राइट। तो इस केस में भी ऐसा ही है, अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे मूव किया, तो अगर इसके ऊपर मान लो 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 2 आपकी कंजर्वेटिव हैं, एक नॉन कंजर्वेटिव है सपोज, तो बेटा जो दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनका वर्क डन जीरो आएगा, जबकि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसका वर्क डन जीरो नहीं आएगा, राइट। ये ऐसा नहीं है कि अकेली कंजर्वेटिव फोर्स अगर होगी तो ही उसका वर्क डन जीरो आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ओके, थर्ड पॉइंट, देयर इज potential energy associated with conservative forces। मतलब जब कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन होगा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स आती हैं, लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स नहीं आती हैं, राइट। ये आगे जब हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे बेटा, यू विल सी, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से समझना है। बेटा सबसे पहला आपका काम है समझने को समझना, कि क्या समझना है, राइट। यू माइट फाइंड व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी स्ट्रेंज, बट बिलीव मी, जस्ट बस थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल के रखना है, आंखों को कानों को खोल के रखना है और सुनना है। एंड एज आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, क्वेश्चन तो हर चीज को ही करना है। कोई भी चीज आप सुनो उसको ध्यान से, लेकिन अपने पर्सपेक्टिव से उसको समझो, राइट। अपना आइडिया भी उसके अंदर लगाओ। सो ये 3 पॉइंट्स हो गए बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेस। अच्छा, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होंगी, ये सारे पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल ऑपोजिट, राइट। अच्छा, एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये 3 आपके एग्जांपल हो गए हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कैरेक्टर्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब इनको यूज करेंगे तो आपको समझ आएगा, राइट। जैसे हम एक ग्रेविटेशनल फोर्स चेक करते हैं बेटा, ध्यान से समझना, ग्रेविटेशनल फोर्स चेक करते हैं, क्या वो कंजर्वेटिव है? ग्रेविटेशनल फोर्स को हम थोड़ा सा चेक करके देखते हैं, राइट। अब लेट अस सी कैसे चेक करेंगे। मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां लेके जाना चाहता हूं सपोज, राइट। आई वांट टू टेक दिस ऑब्जेक्ट सपोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब मैं इसको 2 रास्तों से लेके जाऊंगा।
राइट। और उसके बाद हम देखेंगे क्या वर्क डन सेम आया है या नहीं आया है, राइट। हम इसको राइट दो रास्तों से लेके जाएंगे। एक बार ऐसे ले आते हैं, सपोज फर्स्ट पाथ इज दिस, एंड सेकंड में इसको ऐसे लेके जाऊंगा। ये एंगल मान लेते हैं थीटा और ये हाइट ले लेते हैं h, राइट। अब ध्यान से समझना है, एक एक वर्ड का एज आई टोल्ड यू मीनिंग होता है। मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से पहले यहां लेके जाऊंगा बेटा, फिर उसके बाद यहां से ऊपर लेके जाऊंगा और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क निकालूंगा। अभी मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं उसको प्रूव करने की क्या वो कंजर्वेटिव है, और उसका मेथड क्या है बेटा। उसके दो मेथड है, या तो आप प्रूव कर दो कि एक जगह से दूसरी जगह पर आप जब ऑब्जेक्ट को लेके जाते हो तो वर्क डन जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, या फिर ये प्रूव कर दो कि क्लोज्ड पाथ में वर्क डन बाय दैट फोर्स इज जीरो। हम दोनों मेथड से करते हैं। पहला ये मेथड देखते हैं। मैं यहां से ऑब्जेक्ट को यहां लेके जाता हूं, सपोज ये सी पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ए से सी फिर सी से बी। फर्स्ट केस, इसको फर्स्ट केस मान लेते हैं, राइट, और इसको हम मान लेंगे सेकंड केस। लेट अस सी, फर्स्ट केस की बात करते हैं, वर्क डन ए सी प्लस वर्क डन सी बी। देखो बेटा, फर्स्ट केस में जब मैं इसको यहां से यहां लेके जाता हूं तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। सर क्यों? क्योंकि आप देखो, जब आप इसको इधर लेके जा रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट कर रही है, नीचे की तरफ। mg इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो इसके ऊपर mg नीचे की तरफ लगा हुआ है। तो जब इसको यहां से यहां लेके जाएंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ गया बेटा, जीरो आ गया, राइट। सो ये तो हो गया आपका जीरो। सुनो बेटा और ध्यान से कि मेरा वर्क हो रहा है, मैं जब इसको यहां लेके जा रहा हूं, आई एम डूइंग वर्क, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल एजेंट। अभी हम एक्सटर्नल एजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है। बस इतना ध्यान रखना है। इसलिए मैंने पहले बोला था आपको कि कई केसेस में हो सकता है मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही हो। अब कोई बोलेगा सर इसमें फ्रिक्शन भी तो हो सकती है, होगी, बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। लेकिन राइट नाउ आई एम कंसर्न्ड ओनली अबाउट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क की बात कर रहा हूं। तो बेटा जब इसको मैं इधर लेके गया, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रही है, हो सकता है किसी और फोर्स ने वर्क किया हो, बट वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, उसकी बात अभी नहीं करनी है। तो बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ए टू सी हो गया जीरो। अब सी टू बी लेके जाते हैं। अब सी टू बी में, अब ये जब ऊपर जा लग रहा है बेटा, ऑफ कोर्स मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसको, पर मुझे अपनी फोर्स का वर्क नहीं निकालना। mg किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, तो फोर्स होगी बेटा mg, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी h, एंड कॉस कितना हो गया बेटा, कॉस 180 डिग्री। क्योंकि देखो फोर्स mg नीचे लगी हुई है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। अगर मैं अपना वर्क निकालता बेटा वो पॉजिटिव होगा, राइट। अगर आपको इसमें अभी कंफ्यूजन लग रहा है तो प्लीज आपको लेक्चर नंबर 1 और 2 देखना चाहिए, क्योंकि वर्क तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको आ रहा है समझ तो बहुत अच्छा है। इस केस में इसको मैं जब ऊपर लेके जा रहा हूं, अगर मैं अपने हाथ की बात करूं, वर्क डन बाय मी और माय हैंड, सो वर्क डन बाय मी इज पॉजिटिव, तो मेरा वर्क तो पॉजिटिव आ गया। लेकिन बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क जो है वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि mg नीचे लगा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। ओके, तो कितना आ गया वर्क डन, -mgh। ओके, तो फर्स्ट केस में -mgh आ गया। अब सेकंड केस में देखते हैं बेटा, क्या यहां से यहां लेके जाने में वर्क डन सेम आएगा, चेक करते हैं। ओके, अब बेटा जब मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूं, लेट अस सी, ये 90 डिग्री हो गया। जब इसको ऐसे लेके गए, अब ध्यान से समझना बेटा, यहां से यहां लेके जा रहे हैं, सो सेकंड केस वर्क डन कितना आ गया, mg, ओके, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी ab, ओके, ab cos थीटा, राइट। अब थीटा कितना आ गया बेटा, फोर्स ऐसे और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है ना, तो थीटा कितना आ गया बेटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो ये वर्क डन आ गया। सर ये -mgh तो नहीं है, लेट अस सी, अभी चेक करते हैं। mg ab कितना हो गया बेटा, अगर आप ab की बात करो, क्या हम ab की वैल्यू पुट कर सकते हैं, अभी एक सेकंड पुट करते हैं ab, और cos 90 प्लस थीटा क्या हो गया बेटा, cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, राइट। तो कितना आ गया, माइनस साइन थीटा। अच्छा, इस ट्रायंगल के अंदर देखो बेटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो कितना आ गया माइनस एम जी इंटू ए बी इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए बी कैंसिल हो गया बेटा, माइनस एम जी एच आ गया। सो ये आपका वर्क डन आ गया, राइट। दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां से यहां तक जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया है, माइनस एम जी एच किया है, राइट। तो अब आप देखो, चाहे ऑब्जेक्ट को आप ऐसे लेके जाओ चाहे फिर ऐसे लेके जाओ, दोनों केसेस में आपका जो वर्क है वो माइनस एम जी एच आ रहा है। हम किसी और पाथ से भी लेके जा सकते हैं एंड वो आप खुद कर सकते हो बेटा ट्राई। वर्क डन जो है वो सेम आएगा, माइनस एम जी एच, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। अब सेकंड मेथड से भी करके देख लेते हैं। सेकंड मेथड मैंने आपको बताया कि वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। अब इसको चेक करके देखते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं पहले h हाइट पे, राइट। इसको ऊपर लेके जाते हैं, मान लेते हैं ये a पोजीशन हो गया और ये आपका हो गया b पोजीशन। सो बेटा जब हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, वर्क डन फ्रॉम a टू b, वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात कर रहा हूं मैं। फिर से मैं अपना वर्क नहीं निकाल रहा हूं बेटा, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, मेरा वर्क कितना है वो नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क। तो बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ गया, फोर्स कितनी लगी है बेटा, एम जी, डिस्प्लेसमेंट h cos 180 डिग्री, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, राइट। यहां से ऊपर लेके गए हम इसको, तो फोर्स किधर लग रही है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगी, तो एंगल आ गया आपका 180। तो कितना बन गया बेटा ये, माइनस एम जी एच। तो ये आपका वर्क डन बन गया माइनस एम जी एच, जब आप इसको यहां से यहां लेके जाते हो। अब जब इसको ऊपर से नीचे लेके आएंगे, मान लो ये ऊपर से नीचे आया, सर वो तो खुद आ जाएगा, चाहे खुद आए चाहे बेटा आप आराम से धीरे धीरे लेके आओ, एम जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। इसको आपने यहां से रिलीज भी कर दिया या फिर आप इसको जेंटली नीचे लेके आते हो, दोनों केसेस में वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम रहेगा। आपका जरूर चेंज हो सकता है। अगर आपने इसको रिलीज ही कर दिया बेटा तो क्या होगा, आपका वर्क डन जीरो, क्योंकि आप कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे। लेकिन अगर आप इसे धीरे धीरे करके नीचे लेके आ रहे हो तो उस केस में आपको वर्क करना पड़ेगा। बट अगेन हम अपने वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क की बात कर रहे हैं। ओके, सो बेटा वर्क डन बी टू ए, राइट। जब हम बी से ए आए हैं, ये बी है, ये पॉइंट ए आ गया। जब हम ऊपर से नीचे आए बेटा, इस केस में फोर्स कितनी है, फोर्स तो एम जी ही रहेगी, डिस्प्लेसमेंट भी एच हो गई, कॉस जीरो आ गया अब यहां पे, क्योंकि बेटा देखो फोर्स भी नीचे की तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रही है। तो बेटा कितना आ गया, एम जी एच आ गया। सो वर्क डन कितना आ गया आपके पास, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ कितना आ गया बेटा, जीरो आ गया। सो इससे क्या प्रूव हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। सो दो कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है, एक तो बेटा वर्क डन सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, और दूसरा वर्क डन जो होगा वो क्लोज्ड पाथ में जीरो होने वाला है, राइट। तो आपको ये पॉइंट दो याद रखने हैं। एज आई टोल्ड यू, चलो हम आपके जो हमने जब हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, जब मैंने बोला था, ऑफ कोर्स कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा, मुझे भी याद है जब हमने पहली बार सुना था मैंने भी सोचा ये तो ऐसे ही होता है, वर्क डन क्लोज्ड पाथ में तो जीरो ही होना चाहिए। अब हम देखते हैं बेटा, सपोज जैसे फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, राइट, सपोज एक ही ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर लेके जाता हूं, मैंने पुल किया इसको, तो फ्रिक्शन इसके ऊपर पीछे लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगी। सपोज मैं इसको यहां से यहां ले आता हूं, ये मान लेते हैं एस डिस्टेंस है, राइट। इसका m हो गया मास m, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हम मान लेते हैं म्यू। बेटा ये सब चीज़ें आनी चाहिए। एज आई टोल्ड यू, फिजिक्स में हर चैप्टर पिछले वाले से लिंक्ड होता है, तो अगर आप बेटा पिछले चैप्टर्स की मास्टरी करके आओगे तो आपको बहुत कम एफर्ट लगेगा अगला चैप्टर समझने के लिए, नहीं तो अगला समझ ही नहीं आएगा बेटा, काफ़ी दिक्कत होएगी। तो इससे अच्छा है कि आप पिछले वाले चैप्टर्स मास्टर करो। ओके, हम इसको उधर लेके जा रहे हैं पुल करके, ठीक है। तो मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां से मैं इसको यहां लेके गया। लेट अस सी वर्क डन ए बी। किसका वर्क की बात कर रहा हूं बेटा मैं, फ्रिक्शन के वर्क की बात कर रहा हूं।
तो फ्रिक्शन कितनी होगी, म्यू एम जी। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है बेटा, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एम जी। सो म्यू एम जी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस कॉस 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट जा रहा है राइट की तरफ और फ्रिक्शन लग रही है लेफ्ट की तरफ। तो बेटा वर्क डन ए से बी जाने में कितना करना पड़ा फ्रिक्शन को, माइनस म्यू एम जी एस। ओके, दिस इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, माइनस म्यू एम जी एस। म्यू एम जी क्या था बेटा, फोर्स था। फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है बेटा म्यू इंटू आर, आर की वैल्यू एम जी मैंने पुट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट हो गया एस, कॉस 180 माइनस 1। ओके, सेकेंड केस में बात करते हैं बेटा। अब मैं क्या करता हूं, सेकंड केस की बात करते हैं। अब मैं इसको इधर पुल कर रहा हूं। अब बेटा जब मैं इसको इधर से इधर लेके आऊंगा, बी से ए पे, अब आप देखो फ्रिक्शन चेंज होगी बेटा, फ्रिक्शन अब उधर लगेगी। अब कितना वर्क करना पड़ेगा, अगर मान लो बी टू ए की बात करते हैं, फोर्स कितनी होगी, म्यू एम जी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा एस, एंड कॉस फिर से 180 डिग्री, सो माइनस म्यू एम जी एस। तो बेटा टोटल वर्क डन कितना आ गया, -2 म्यू एम जी एस। तो वर्क डन जीरो नहीं आया है। यानी कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी बेटा, तो उस केस में जो क्लोज लूप होगा उसमें वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विल बी जीरो। नॉन कंजर्वेटिव बोलो या फिर डिसिपेटिव बोलो, तो जो वर्क डन है वो जीरो होने वाला है, नॉन जीरो होने वाला है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो बेटा जीरो होगा वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ, और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ जो है वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। राइट, सो दिस इज ए स्मॉल प्रूफ, ये कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, बट थोड़ा सा इससे आपको फील हो जाता है कि ओके यस, यहां पर मैं इधर लेके गया तो वर्क डन हुआ फ्रिक्शन का, यहां से लेके आया तब भी वर्क डन हुआ, और वर्क डन दोनों को टोटल करके जीरो नहीं आया। अब अगर थोड़ा सा और कोई ध्यान से देख रहा है तो आप देख सकते हो कि फ्रिक्शन में और ग्रेविटेशन में फर्क क्या था। बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स ने अपनी नेचर नहीं चेंज की। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स ईमानदारी से नीचे लग रही थी, और जब बेटा ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ही लग रही थी, यानी कि वो कांस्टेंट रही। अब यहां पे क्या हुआ, जब मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं फ्रिक्शन किधर लगी है बेटा, लेफ्ट की तरफ, और जब मैं इसको इधर से इधर लेके आया तो फ्रिक्शन चेंज द डायरेक्शन, सो फ्रिक्शन इस तरफ लगना शुरू हो गई। तो बेटा ये इतना आपके पास आप देख सकते हो, ये प्रूव हो गया कि जो आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसमें क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होता। ओके, अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, वर्क डन बाय द फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बेटा, वर्क डन बाय द फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द पाथ टेकन। मतलब अगर आप ए से बेटा बी पे जाओगे तो ये मैटर करेगा कि आप कैसे गए हो, हर पाथ का वर्क डन डिफरेंट आएगा, हर पाथ का इसमें वर्क डन जो है वो डिफरेंट आने वाला है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के साथ साथ ये भी मैटर कर रहा है कि आपने रास्ता कौन सा चूज किया है। ओके, सेकंड, वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ या लूप बोल सकते हो आप, इज नॉट जीरो, जीरो नहीं है, वर्क डन नॉन जीरो आएगा बेटा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, एग्जाम्पल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के, यस इनको डिसिपेटिव फोर्सेस भी बोला जाता है, डिसिपेटिव फोर्सेस भी इनको बोला जाता है बेटा। एग्जाम्पल क्या हो गए इसके, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स,
ये आपके बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल हो गए, राइट। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, राइट। ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, तो एक को याद करोगे तो दूसरे उसके निगेशन यानी कि बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, राइट। तो ये आपके कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गए। ये सर क्यों पढ़ रहे हैं, इसको आपको 5th या बेटा 6th लेक्चर में आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये इनसे कितना ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं सिचुएशंस के अंदर, राइट। अब बेटा इसके अंदर एक और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। वो आपको क्या करेंगे, एक फोर्स का एक्सप्रेशन दे देंगे, राइट। लेट अस टेक एन एग्जांपल, हाउ टू चेक whether a force is conservative or not, when its vector form is given। फोर्स की आपको बेटा वेक्टर फॉर्म दी गई होगी और ये आपसे पूछेंगे बताओ ये फोर्स जो है कंजर्वेटिव है या नहीं है, राइट। एग्जांपल लेते हैं, आपको ऐसे दे देंगे बेटा एफ वेक्टर इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ये बेटा हो गया आपका एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये वाई कंपोनेंट और ये आपका जेड कंपोनेंट हो गया। इसका एक टेस्ट होता है जो आपको याद रखना है। यस, टेस्ट भी कहीं से आया होगा ऑफ कोर्स, पर पहले हम टेस्ट सीखते हैं, राइट। उसके बाद आप उसके बारे में भी सोच सकते हो। टेस्ट क्या होता है बेटा, टेस्ट ये है कि आपको क्या करना है, कर्ल एफ एक्स बाय कर्ल वाई इक्वल्स टू कर्ल एफ वाई बाय कर्ल एक्स। सर एक कर्ल क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन ही होती है, लेकिन इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं। अभी आपको समझ आएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप पहले टेस्ट याद रखो। पहला टेस्ट तो आपने ये करना है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई और इसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल हैं। सेकंड टेस्ट क्या करना है बेटा, कर्ल एफ वाई बाय कर्ल जेड इक्वल्स टू कर्ल एफ जेड बाय कर्ल वाई। यानी कि बेटा इसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू z और इसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू y और चेक करना है क्या वो दोनों इक्वल हैं। ओके, थर्ड टेस्ट है बेटा कर्ल एफ एक्स बाय कर्ल z। बेटा अगर आपको कर्ल में इनिशियली प्रॉब्लम होती है तो आप अभी इसको d बाई डी एक्स भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि d बाई डी एक्स यहाँ पर यूज करना गलत है। लेकिन इनिशियली आप थोड़े टाइम के लिए ओके डिफरेंशिएशन ही है तो कोई बात नहीं, राइट। सो कर्ल एफ एक्स बाय कर्ल जेड इक्वल्स टू कर्ल एफ जेड बाय कर्ल एक्स। यानी कि बेटा x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। चेक करना है क्या ये इक्वल हैं। y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, z की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल हैं। x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z एंड z की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तब जो फोर्स है जिसका एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, ये वाली जो फोर्स है, तब जो है ये कंजर्वेटिव नेचर की होगी, राइट। तो ये टेस्ट है, हम इसको अप्लाई करके देखते हैं बेटा, ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। सपोज एफ वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये बोलते हैं बताओ क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है या फिर नहीं है। तो हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, एज ए टोल्ड यू कर्ल एफ एक्स बाय कर्ल वाई। ध्यान से समझना बेटा, इसमें z करने की जरूरत नहीं है क्योंकि z वाला आपका पार्ट ही नहीं है। तो कर्ल एफ एक्स बाय कर्ल वाई, इसका मतलब क्या है बेटा, इसकी डिफरेंशिएशन, ये जो है इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करनी है। अब बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये रूल होता है,
जब आप जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। सर यानी कि x क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर y तो है नहीं, तो यानी कि इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी बेटा, 0 होगी। कर्ल एफ एक्स अपॉन कर्ल वाई, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू y, अब वो आ गया बेटा 0। तो यानी कि क्योंकि 0 क्यों आया है, क्योंकि आपको इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करनी है, तो x विल बी टेकन एज कांस्टेंट, x कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, कर्ल एफ वाई अपॉन कर्ल x इक्वल्स टू, अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसका मतलब, अब देखो ये 0 आ गया, अब ये दोनों तो इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कि ये फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। फोर्स इज, सर z करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि z के कैप यहां पे है ही नहीं, तो फोर्स इज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर, यानी कि जो फोर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो क्या होगी, कंजर्वेटिव नेचर की होगी। हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा, उससे आपको और क्लियर होगा। सपोज एक और क्वेश्चन करते हैं। ये जो पॉइंट्स आज हमने किए हैं बेटा आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आगे आपके वर्क पावर एनर्जी में यूज होने वाले हैं, और ये इसके ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यू भी बन सकता है, सिर्फ करेक्टर्स के ऊपर, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के, कि उनकी करेक्टर्स क्या हैं। ठीक है, सपोज एक एफ वेक्टर दे रखा है इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब ये बोलते हैं बताओ ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो बेटा हमने पहला क्या करना है, कर्ल एफ एक्स अपॉन कर्ल वाई, आई थिंक ये तो हमने अभी ही किया, इसको चेंज कर देते हैं, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ऐसा कर लेते हैं, राइट ये तो हमने अभी किया था, राइट वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। अब बेटा इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये क्या हो जाएगी 1, y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगी बेटा। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड क्या करना होता है हमने, कर्ल एफ वाई अपॉन कर्ल x, इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करनी है। तो बेटा x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। चलो आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं, मतलब y इक्वल्स टू x हो, सो dy बाई dx क्या होता था बेटा, 1 होता था, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो यानी कि 1 आ गया। अब ये तो दोनों इक्वल आ गए बेटा, ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये फोर्स कैसी हो गई, कंजर्वेटिव नेचर की, हेंस द फोर्स इज कंजर्वेटिव, राइट। अब एक और करते हैं ताकि आपको थोड़ा पार्शियल डिफरेंशिएशन का आइडिया मिल जाए। बेटा कई क्वेश्चन में लग जाता है, +2 में भी 1-2 चैप्टर में ये लगा देते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। वैसे ग्रेजुएशन का टॉपिक है ये, लेकिन 1-2 जगह पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। सपोज एफ वेक्टर इक्वल्स टू सपोज एक्स स्क्वेयर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वेयर एक्स जे कैप। अब बताना बेटा ये फोर्स जो है क्या ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, राइट, लेट अस सी। अब बेटा कर्ल एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू y, इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करनी है। तो बेटा विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो x को कांस्टेंट लेना है, राइट, कर्ल बाय कर्ल y। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ एक्स स्क्वेयर वाई। अब बेटा जो चीज़ कांस्टेंट होती है बाहर आ जाती है, तो एक्स स्क्वेयर कर्ल y अपॉन कर्ल y, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वेयर आ गया, क्योंकि y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगी, 1 होगी। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर, ओके। अब कर्ल एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा कितना बन गया, कर्ल बाय कर्ल एक्स वाई स्क्वेयर एक्स, तो वाई स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वेयर कर्ल एक्स बाय कर्ल एक्स यानी कि वाई स्क्वेयर आ गया। अब ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो इसका मतलब फोर्स कैसी है बेटा, नॉन कंजर्वेटिव। फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर की फोर्स है, राइट। तो आप देख सकते हो जब विद रिस्पेक्ट टू y किया तो बेटा
y को वेरिएबल मानना है। अगर यहाँ z भी होता है बेटा वो भी बाहर आ जाता है, कोई भी और वेरिएबल जो है वो बाहर आ जाता है, सिर्फ जो नीचे होता है उसी को ही वेरिएबल मान के चलते हैं, बाकी को कांस्टेंट ले लेते हैं। तो ऐसे x स्क्वायर यहाँ पे बाहर आ गया, राइट। तो इस तरीके से हम चेक करके देख सकते हैं कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या फिर नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, इससे आपको और क्लियर होगा। सपोज F वेक्टर इक्वल्स टू I कैप प्लस वाई जे कैप। ये आपको बेटा एक फोर्स दी हुई है और ये बोल रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को बेटा हम यहां से लेके गए ए पॉइंट से बी, फिर सी और सी से बी। क्वेश्चन ये आ गया, F वेक्टर इज दिस एंड दिस फोर्स टेक्स दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी एंड देन सी टू ए। इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव किया, तो वर्क डन कैलकुलेट करो, राइट। अब इसका बेटा अगर हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन तो काफी मुश्किल होने वाला है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो बेटा कर लेते हैं चेक, राइट। कर्ल एफ एक्स बाय कर्ल वाई। अब ये एक्स कंपोनेंट है बेटा, इसकी डिफरेंशिएशन कितनी आ गई, 0, राइट, क्योंकि वन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 आ गई। अब उसके बाद बेटा करते हैं कर्ल एफ वाई बाय कर्ल एक्स, तो ये भी 0 आ गया क्योंकि y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा ये y तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन भी 0 आ गई, यानी कि फोर्स कैसी हो गई, कंजर्वेटिव। सर उससे वर्क कैसे आएगा? अब क्योंकि बेटा आप देखो यहां से a टू b, b टू c एंड c टू a, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो है वो आपकी सेम है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्योंकि सेम है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज लूप इज 0। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, वर्क डन इक्वल्स टू 0। अदरवाइज बेटा काफी मुश्किल काम है इसका वर्क निकालना, लेकिन वो बस आपसे यही चेक करवाना चाहते थे कि क्या आप कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव चेक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आपने चेक किया, देखो वर्क डन कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, सिंस द पाथ इज क्लोज्ड, राइट। जहां से हम स्टार्ट हुए हैं वहीं पर वापस आ गए हैं, तो बेटा टोटल वर्क डन जो है वो बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ इज 0, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट। बाकी इसके ऊपर बेटा जैसे जैसे जब हम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पे असली में इसको अच्छे से और आप समझ पाओगे इसका एक और डिफरेंस जो कि यहाँ पे नहीं बताया जाता, वहाँ पे उसको और अच्छे से डील किया जाता है, राइट। सो प्लीज़ स्टडी हार्ड एंड थिंक हार्डर। टेक केयर।